हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, उसको मैं परिभाषा दे के आपको समझाया भी था, फिगर बना के भी समझाया था। आज मैं इसके बाद वाले टॉपिक की बात करूँगा कि गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ हैं। ठीक है, गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आज हम पूरा मतलब इसमें जो गोले दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, दर्पण सूत्र हमको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं करते हैं। ठीक है, तो देखिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी पिछला जो भी बातें हैं सब क्लियर किए थे। तो हम इसको एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी खोखले कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग ना जिसके उभरे हुए पृष्ठ पे क्या हो, कलई किया हो ना लाल ऑक्साइड से अपने किसी पेंट से। ठीक, तथा धसे हुए भाग से क्या, धसा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाए ना। ओके, तो हम लोग कक्षा 10वीं में इसके बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका एक बार डिफिनेशन हमको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। तो देखिए जैसे में कि ये आपकी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। पोल मतलब ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल ना। इसको बच्चे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक, फिर इसका एक होता है फोकस ना, फोकस। थोड़ा हम ठीक है, ये हो गया क्या आपका फोकस। और रुको थोड़ा ऐसा बनाएं ताकि ये सेंटर पे हो। ये सी होता है, ये एफ होता है, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्रता केंद्र। सी फॉर वक्रता केंद्र। ये हिंदी में भी इसको बोलते हैं फोकस। और ये वक्रता केंद्र को बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष। ठीक है, और एक होता है दर्पण का द्वारक ना, दर्पण का द्वारक, ये बोलते हैं इसको दर्पण का द्वारक। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर्चर। ठीक, अपर्चर मतलब द्वारक। तो देख लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। आपको देखो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो दर्पण का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है ना, ठीक, उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और ये जो लाइन है
वो लाइन जो पोल से होके जाए ना, वो लाइन जो पोल से होके जाए उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? ठीक है, वक्रता केंद्र का अगर डिफिनीशन हमको देना रहेगा तो कैसे दे देंगे कि वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है ना जो किसी कांच के खोखले गोले से काट के बनाया होता है, उसका केंद्र होता है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको आगे हम अच्छे से डिफाइन करें तो उस कांच के खोखले गोले का केंद्र जिससे अवतल दर्पण बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अब एक बात आती है वक्रता त्रिज्या ना, तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं हम क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, समझे बच्चों? तो वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ रेडियस ना। तो अगर क्या वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन देना है तो कैसे दे देंगे कि किसी कांच के खोखले गोले ना, किसी कांच के खोखले गोले का त्रिज्या जिससे कि अवतल दर्पण बनाया जाता है, ठीक, जिससे कि अवतल दर्पण बनाया जाता है, वही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। तो ये फिगर को आप नोट कर लीजिए, हम बारी बारी से इन सब का डिफिनीशन जो है, परिभाषा आपके बोर्ड पे लिख ले रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपका दर्पण का द्वारक, ये आपका फोकस, ठीक है, हाँ, ये सब नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर कि हम मुख्य अक्ष को बताएं, मुख्य अक्ष को, ये सब डिफिनीशन देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपके सेंस मतलब समझदारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनका यूज तुमको कब आएगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ना, जब भी कोई क्वेश्चंस को लगाओगे आप ना, या फिर किसी चीज़ को पढ़ोगे इससे रिलेटेड, तो आपको ये हेल्प करेगा ना। तो मुख्य अक्ष क्या है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, दर्पण से ना, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली ठीक, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली, ठीक है, रेखा को मुख्य काल्पनिक रेखा जोड़ सकते हैं आप, अपना काल्पनिक रेखा जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम लोग मान के चलते हैं। दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझे बच्चों? अब इसके बाद हम डिफिनेशन लिखते हैं किसका, कि ध्रुव क्या होता है? दर्पण ध्रुव, ठीक है। तो हम दर्पण ध्रुव का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि दर्पण के ना, दर्पण के, ठीक, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि आपको समझाया है ना, तो समझाया उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं,
वैसे जो हम लिखवा रहे हैं उसको वो भी मतलब लिख सकते हैं हम। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए कि ये दर्पण है आपका ना, तो ये दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ होगा, इसी के बीचों बीच ही होगा ना, इसी के बीचों बीच होगा नहीं, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण ध्रुव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे लिखवाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिटा देते हैं इन दोनों को। आप मुख्य अक्ष जान गए, दर्पण ध्रुव जान गए। अब हम आपको बताते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में समझिए। वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैं अवतल दर्पण का फिगर बनाया था आपको, ठीक है, ये ऐसा हो गया ना, तो ठीक है, ये दर्पण का पोल है ना, तो ये जिस कांच के खोखले गोले से काटा गया, देखो ये मतलब जो डॉटर लाइन है, ये डॉटर लाइन मतलब क्या, इसको रिमूव कर दिया गया है ना। बचा कितना है पार्ट, बस इतना बचा है ना, M1 M2 मिरर है क्या, अवतल दर्पण। ठीक, इतना पार्ट बचा है, इतना पार्ट काट के निकाल दिया गया है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ रहा होगा, इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, लिख दीजिए दर्पण ना, गोलीय दर्पण लिखिएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले, जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस कांच के गोले का केंद्र, उस कांच के गोले का केंद्र। ठीक, क्या बोले कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस कांच के गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझे। तो क्या है, दर्पण संबंध कुछ परिभाषाओं में वक्रता केंद्र बता रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ना, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, यही आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ कि ये है। ठीक है, फिगर बना कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, मिटा देते हैं। इसके बाद वाला हम क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या ना बच्चों, वक्रता त्रिज्या।
चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, अगर कि मतलब दिख नहीं रहा हो, बाद में इसे देखना हो तो, या फिर नोट नहीं कर पाए हों, ऐसी कोई बात हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वक्रता त्रिज्या को समझो। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर के मिस्टेक हो उधर तो बना लीजिएगा भाई, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए कि फिर से मैं वही बना देता हूँ ना, और ये है आपका क्या, तो ये जो अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है अवतल दर्पण लेते हैं, अगले वाले में उत्तल ले लेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये सेंटर है इसका, ठीक है, ये पोल है ना, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका दो डिफिनीशन दे सकते हैं। पहला डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या ना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या को ना, उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। या फिर ऐसे सिंपल से डिफिनीशन दे दो ना, पोल के बारे में जान गए, ध्रुव क्या होता है, और क्या जान गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जान गए, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र भी जान गए। सिंपल से बोल दो कि डिस्टेंस बिटवीन वक्रता केंद्र और पोल के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हम दोनों डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे एक डिफिनीशन इधर, एक डिफिनीशन इधर लिखते हैं ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा दर्पण ध्रुव ना, दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपको मैं फिगर से दिखाता चल रहा हूँ कि आपके मतलब मन में एकदम से, ठीक है, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, यही है वक्रता त्रिज्या। मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का आर डिस्टेंस को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यही क्या है वक्रता त्रिज्या। ऐसे लिखते हैं कि वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है, कभी कभी कैपिटल आर से भी दिखाते हैं। तो एक डिफिनीशन मैं यहाँ लिख दिया, इसका एक डिफिनीशन इधर लिख देता हूँ, सेकेंड वाला कुछ बच्चे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण, हाँ बड़ा लिखते हैं भाई, कमेंट आ रहा है बड़ा लिखने के लिए। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, ठीक। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, उस गोले के
त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना बच्चों। आए बस समझ में, वक्रता त्रिज्या कहते ठीक। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग सीधे कमेंट करके बोल दिया कीजिए, अगले लेक्चर में मैं उस चीज़ को आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं आ रही है बिल्कुल बेहिचक पूछा कीजिए ना। तो क्या है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना बच्चों। अच्छा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे वाला बताता हूँ डिफिनीशन क्या होता है। नोट कर लीजिए इसे। आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण ध्रुव हो गया, ठीक है। दर्पण का द्वारक ना, दर्पण का द्वारक का डिफिनीशन ही बताना है, उसको ही बता देते हैं बच्चों। आप मिटा देते हैं भैया, देखो मिटाते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए दर्पण का द्वारक ना, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो इस फिगर को नहीं मिटाते हैं। दर्पण द्वारक, ठीक, दर्पण द्वारक, इसको अपर्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में, अपर्चर, ठीक है। तो आपका यही था ना, मान लीजिए इतना कटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कट गया है, लेकिन जो हमारा अवतल दर्पण है वो बस इतना ही है ना, बस इतना ही है, M1 M2 ना, M1 M2। तो कि कोई भी आकृति है उसका व्यास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब गोली मतलब वृत्त है कोई ना, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा, सबसे मैक्सिमम दूरी ना, ठीक है, सबसे मैक्सिमम दूरी को व्यास कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कि हम बोल देंगे कि द्वारक की बात हो रही है ना, तो इसका व्यास कौन सा होगा, इसका व्यास यही ना, यही हो सकता है ना। तो सबसे मैक्सिमम दूरी ना, सबसे मैक्सिमम दूरी इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर कि इसमें खींच जाए, ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम दूरी क्या है, ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि दर्पण के व्यास को ना, दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं ना। तो लिख लीजिए आप क्या, दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब मिटाते हैं हम इसको। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में अगर कोई परिभाषा छोटी हो, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे बाद में, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अब कुछ बेसिक जानकारी के तौर पे बताते हैं आप लोगों को कि जबकि कोई भी लाइट ना अगर कि किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है ना। तो हमको भी फोकस का डिफिनीशन बताना है,
लेकिन अभी मैं एक चीज़ बता लेता हूँ तो बताता हूँ उसको, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण कोई है ना भैया, ये आपका कोई अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण M1 M2 है ना, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया ना, यहाँ P, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका F, ठीक है। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया क्या वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, और ये आपका जो लाइन है, जो काल्पनिक लाइन है, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष है ना। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण ना, क्या इसमें 3 पॉइंट लिखवा देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण ना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और चलने के बाद अगर दर्पण से टकराती है ना, दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण ना फोकस से होके आती हुई ना, फोकस से आती हुई दर्पण पे टकराती है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। 2 नियम बताए। तीसरा नियम क्या है कि यद्यपि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पे टकराती है ना, गोले दर्पण पे टकराती है, तो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है या फिर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है ना बच्चों, समझे। और ये क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण ना पोल पे गिरती है, मतलब ध्रुव पे गिरती है, तो परावर्तन के नियम के तहत परावर्तित हो जाती है। वैसे तो परावर्तन के नियम के तहत मतलब सब केस है, लेकिन यहाँ पे दिखता है कि परावर्तन हो रहा है ना, और हर जगह दिखाना पड़ता है कि परावर्तन कैसे हो रहा है ना, ठीक। चलिए तो देखते हैं, आज मैं इसको समझा देते हैं फिगर से, कल लिखवाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा लिखने में आसानी हो, जो हम लिखवा रहे हैं आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। देखिए तो हम इसी फिगर से बार बार हर केस को ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लो पहला केस है ना, पहला केस क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, इसको मुख्य अक्ष लिख लीजिए भैया ना, नहीं तो कमेंट में आएगा कि मुख्य था, ठीक, मुख्य अक्ष ना। जब कोई प्रकाश की किरण ठीक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ना, तब परावर्तन के पश्चात क्या करती है, फोकस से होके जाती है ना बच्चों, क्या करती है। फिगर में थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, ठीक समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है, मतलब या फिर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके जाती है। ये पहले का फिगर बना लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए, लिखवाएंगे कल वैसे, ठीक है, कल लिखेंगे, सारा फिगर बना देते हैं। पहले केस का देख लीजिए, दूसरे केस का देखिए, इसको मिटा देते हैं और उसमें उस पॉइंट डलवा के लिखवा देंगे। आज हम समझा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, उसमें पॉइंट डाल के चारों के चारों पॉइंट लिखवा देंगे इकट्ठा, ऐसे फिगर से समझा दे रहे हैं हम ना। दूसरी बात क्या बताएं हम, दूसरी बात बताए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण ना फोकस से गुजरती हुई दर्पण से टकराती है ना, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई दर्पण से टकराती है तो क्या करती है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई अवतल दर्पण पे फिर गोली दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना बच्चों। इसके बाद वाला इसको भी देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला मैं बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है कि
हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर वक्रता केंद्र से होके पास करती है और दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, मतलब और जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से पुनः वापस चली जाती है। देखिए जैसे मान लिया एक लाइट में पास कराया ना, वक्रता केंद्र से पास कराया यू, देखिए ऐसे पास किया, ठीक। तो पास करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिरा, ठीक, गिरने के बाद फिर से पुनः इसी मार्ग पे वापस चली जाएगी। आई बात समझे बच्चों, मतलब जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से चली गई, ठीक। ये था आपका थर्ड ना, ठीक बच्चों। कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है, दिमाग में बैठ रहा है ना, हाँ बैठना ही चाहिए। देखिए फोर्थ वाला बता देते हैं हम, देखो तुमको फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला देखिए, मैंने फोर्थ में बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण ना दर्पण के पोल पे गिरती है ना, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के पोल पे गिरती है तो गिरने के पश्चात ना परावर्तन के नियम के हिसाब से ना परावर्तित हो जाती है। जैसे देखिए कि कोई हम प्रकाश की किरण को पोल पे गिरा रहे हैं, देखिए ये यू गिरा पोल पे, ये आपका पोल है, पोल पे गिरा, ठीक है। तो जितने एंगल मुख्य से जितना एंगल बनाता है, मुख्य से जितना एंगल बनाता है उसी एंगल से ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। परावर्तन के नियम में हम यही पढ़े थे ना, परावर्तन के दो नियम थे, ठीक है। क्या होता था कि आपतित किरण ना परावर्तित किरण तथा क्या अभिलंब या हाँ अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बताए थे कि थीटा इक्वल टू आर होता है ना बच्चों। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख रहा है, फॉलो कर रहा है। वैसे हम अभी आपको एक फिगर बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि जितने केस बताए हैं सब में क्या परावर्तन का नियम होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, दिखता है, दिख जाता है कि देखो परावर्तन का नियम हो रहा है, ठीक है। तो ये है गया आपका ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए ना, अपने फिगर बना लीजिए, कलम पॉइंट बस पॉइंट वाइज नोट करा देंगे, समझाने के लिए तो समझा दिया हम आपको, ठीक है। तो देखिए अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि फोर्थ हो गया, अब हम आपको बताएंगे कि देखो हर जगह पे ना, हर जगह पे परावर्तन का नियम कैसे होल्ड कर रहा है ना। देखो जैसे हमने पहला केस क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, पहला केस में क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती है ना। देखो ये हो गया आपका ना, ऐसे आया, टकराने के बाद कहाँ पे गया, मुख्य फोकस से होके गया ना, मुख्य फोकस से होके गया ना। तो एक बात याद रखना कि हम लोग क्या जानते हैं परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना, ये तो बात जानते हैं। देखो अगर कि हमको किसी भी गोला है, कोई भी गोला है, उसका जो अविलंब होता है ना हमेशा सेंटर से पास करता है। कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। देखिए अगर कि हमको इसमें अविलंब खींचना होगा इसका, तो देखो इसका अविलंब ये हो जाएगा ना, ये इसका अविलंब हो जाएगा। आई बात समझ में, नॉर्मल। देखो तो ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ये आपका अविलंब हो गया, ये आपका थीटा हो गया और ये आपका आर हो गया ना। देखो यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए क्यों बोले, यहाँ इसलिए बोले क्योंकि हमको दिख जाता है ना, पोल पे जब लाइट गिरती है तो परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। हम बस बोल देते हैं आपको समझने के लिए बस, ठीक है, पॉइंट में, ठीक। तो हर जगह ये फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बताया था आपको कि जब कोई प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखो वहाँ पे कैसे फॉलो कर रहा है। देखो बस इसमें तुमको ये बात याद रखनी होगी कि कोई भी गोला है ना, कोई भी वृत्त है, अगर कि उसके अविलंब की, नॉर्मल की बात हो, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, केंद्र से पास करता है ना, ठीक है। बस हमको नॉर्मल मिल जाएगा, तो नॉर्मल जब मिल जाएगा तो हम प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से दिखा सकते हैं। देखिए
जैसे हमने दूसरा केस बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है कि मुख्य फोकस से होके जाती है और दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये बताया था ना, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, आई और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो देखो यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ का अविलंब देखो ये खींच सकते हैं ना, यू देखो ना, देखो यहाँ भी क्या थीटा आर, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना, यहाँ फॉलो हो रहा है परावर्तन का नियम। ठीक है, तो हर जगह परावर्तन का नियम इसमें फॉलो होगा, इसी पे बेस चीज़ें हमको इसमें पढ़ना ही है, तो परावर्तन का नियम तो फॉलो करेगा ही ना। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इससे मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और उत्तल दर्पण से कैसे होता है। ये सब देखने के बाद फिर हम लोग दर्पण का सूत्र जो होता है उसको फॉर्मुलेट करेंगे ना। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है ना, एग्ज़ाम भी जल्दी आएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा तब न अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे कंटेंट हम लोग देते रहेंगे आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारा वीडियो। ठीक है, देखिए अब अच्छा एक बात इसमें और देख लीजिए। हाँ, ये बच्चे लोग एक जगह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये बताइए कि जब कोई लाइट मतलब आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होके जाने के बाद पुनः उसी मार्ग पे लौट जा रही है, तो यहाँ भी बताइए कि प्रकाश का परावर्तन कैसे फॉलो हो रहा है ना। ठीक, तो इसको समझने के लिए देखो, जैसे मान लो कि ये यहाँ से एक लाइट गई, तो अगर के हम इसमें नॉर्मल खींचना चाहें, इस पॉइंट से नॉर्मल खींचना चाहें तो सीधा मिलाएंगे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसका जो नॉर्मल होगा यही हो जाएगा कि नहीं ना। तो हम परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि परावर्तन के नियम ये कहते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरणें किसी प्लेन पे गिरती है ना, तो अविलंब से जितना कोण बनाती है, अविलंब से जितना कोण बनाती है उतने कोण पे क्या है, परावर्तित हो जाती है ना। ठीक बात है, तो मतलब देखो ये लाइट क्या है, अविलंब पर से ही जा रही है, तो मतलब देखो जब कोई एक लाइन है उसी लाइन पे दोबारा चलोगे तो अगर कि पूछेंगे कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोण कितना बन रहा है तो क्या बताओगे, 0 डिग्री। तो मतलब 0 डिग्री पे आई है तो 0 डिग्री पे वापस चली जाएगी ना। देखो तो कोई भी लाइट 0 डिग्री पे आई, ठीक है, और 0 डिग्री पे क्या वापस चली गई, तो ये क्या हुआ कि प्रकाश के परावर्तन को शो कर रहा है ना, थीटा इक्वल टू आर है ना भैया, थीटा इक्वल टू आर, समझे बात। अच्छा, इसके बाद हम आपका मतलब ये लेक्चर जो है यहीं पे एंड करते हैं और आगे की बात को अगले लेक्चर में और अच्छे से समझाएंगे आगे की बातों को। ठीक है, आज में इतना ही। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।